प्यारे बच्चों, अपन अब जो रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बार रिफ्रैक्शन वाला जो है ना वो भी थोड़ा टॉपिक जो है आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। तो मैं आज आपको जो है रिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा समराइज करवा देता हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है, एक दो बार हो चुका है, क्लास में भी हो गया था। तो अब देखिए कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन को हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। जैसे लाइट की रे ऐसे आ रही है, इसको जाना चाहिए सीधा ना, ऐसे जाना चाहिए, परंतु ये क्या होता है कि जैसे ये एक मीडियम है, ये है रेयर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम। जैसे ये इसमें आई है एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये जानी सीधी चाहिए थी ना, परंतु सीधी ना जा करके ये अपने रास्ते से थोड़ी सी इधर आ जाती है, यानी कि ये बेंडिंग हुई और परंतु बाहर निकलती है तो बिल्कुल सीधी जाती है ऐसे, ये रास्ता कवर करती है। और ये मैं इस पे पॉइंट पे मान लीजिए नॉर्मल ड्रा कर लेता हूं, ये है नॉर्मल, ऐसा ही मैं यहां ड्रा कर लेता हूं। तो ये एंगल आई बनाया इसने और ये एंगल ये आपका रिफ्रैक्टेड है, ये इमर्जेंट एंगल है और ये है रिफ्रैक्टेड। तो आपने देखा कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम वह मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। अब मैं थोड़ा सा कारण भी बता देता हूं कि बेंडिंग का कारण क्या है। इसका आपको बताया हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है प्रकाशीय घनत्व, यानी कि डेंसिटी वर्ड से तो आप पहले भी परिचित है। ये जैसे खाली डेंसिटी लिखते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आपको मालूम है, मैटर में आपने पढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। तो वैसे आप समझ लीजिए कि कोई ये रास्ता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है तो आप सीधे निकल जाएंगे। परंतु यदि इसमें रुकावट हम डाल दें तो आपको दिक्कत होगी, आप बचते हुए निकलेंगे और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये रुकावट हम ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी स्पीड और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट अलग अलग है। आपने देखा है सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में जो पार्टिकल हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में तो बहुत ही कम होते हैं। तो यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी ज्यादा रुकावट। तो वैसे ही यहां एयर है, यहां पर क्या है? एयर है। और ये क्या है? मान लीजिए गिलास है। अब गिलास क्या है? सॉलिड है और ये एयर है, इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल है खुले खुले हैं। तो इसमें स्पीड ज्यादा है और जैसे इसमें डेंसर में आएगी, यानी कि गिलास में, सॉलिड में आएगी, लाइट रे की स्पीड प्रभावित होगी। तो उस रुकावट की वजह से ये अपना पाथ चेंज कर लेती है, परंतु जैसे बाहर निकली इसी समय जैसे ये सीधी आ रही थी ऐसे सीधी हो गई। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेन काज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। और ये जो बेंडिंग प्रोसेस है कि भाई रेयर मीडियम से जैसे डेंसर में आई फिर रेयर में आई है, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये आपका रिफ्रैक्शन है। और एक्चुअल में ये फिनोमिना नेचर में होता रहता है, आगे आप पढ़ेंगे।
तो ये तो सिंपली मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है। बुक में लिखा है बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच आर ऑप्टिकली डिफरेंट, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। इसके अंदर जो बेंडिंग हुई है इसको रिफ्रैक्शन के नाम से जाना गया है। ये थोड़ी सी मैंने कंसेप्ट बताई है। अब इसमें आप देखिए कि एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये साइन आई अपॉन में साइन आर, ये स्नेल्स लॉ भी है, आपने पढ़ रखा है स्नेल्स लॉ। इससे आप ये कांस्टेंट वैल्यू निकालते हो। जैसे इस एंगल का साइन ले लिया आपने और इस एंगल जो आर है इसका साइन आर ले लिया, और इनका जो रेशो है वो इस स्पेसिफिक मीडियम एयर और ग्लास जैसे आपने ले रखा है। इसमें पहली रे है, दूसरी रे है, कितनी भी रे आप इस पर ड्रा करेंगे तो उसमें साइन आई अपन में साइन आर हमेशा फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर इसकी वैल्यू इफ जो म्यू है ग्रेटर देन 1 है, तो जब न्यूमेरिकल करते हो तो म्यू की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो इससे आपको क्या पता चलता है? इसलिए पता चलता है कि रेयर से डेंसर में जा रही है। रेयर से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है। इफ यदि म्यू आपका लेस देन 1 है तो ये डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में जा रही है। ये तो मैथ की बात है। ये एंगल बड़ा है, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 को आप 2 से डिवाइड करते तो वैल्यू 1 से बड़ी आनी है। अगर 2 को आप 3 से डिवाइड कर देते तो वैल्यू 1 से छोटी आनी है। तो इससे पता चल जाता है यहाँ एयर में स्पीड ज़्यादा है तो देखो ये एंगल आई बड़ा है, अंदर जाके स्पीड कम हुई, आर छोटा है। तो बड़ी चीज़ को जब छोटी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। इसका आइडिया हमें लगता है कि ये रेयर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में। अगर यहाँ से यहाँ आ रही है तो डेंसर से रेयर में है तो वहाँ ये लेस देन हो जाएगी। इतनी सी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें आपने क्या देखा कि जब आप ये बना रहे हो, दिमाग में रखिए इस चीज को कि ये ऐसे आ रही है और ये डॉट 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 होकर के, और जैसे ये बेंडिंग हुई और फिर ये सीधी जा रही है डॉटेड में, तो ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है। यहां नॉर्मल ड्रा किया आपने, यहां नॉर्मल ड्रा किया। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। दूसरा नियम आपने देखा जो म्यू वाला था कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या ये कांस्टेंट लिख देते हैं। ये दो नियम हैं रिफ्रैक्शन के। यानी कि फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, और ये दो जो नॉर्मल हैं, ये जो दो आपने नॉर्मल ड्रा किए हैं, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये नियम है इसके बेटा। अब इसके आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ। इन नियमों से आगे जब हम चलते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर जो है लेंसेज हैं, इसमें स्फेरिकल, और देखो मैं एक बहुत बढ़िया चीज और बताना चाहता हूं आपको
कि हमारे पास देखो बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर साइन मान लीजिए हम तो 0, 30, 45, 60 और 90 की ही वैल्यू जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं, या आप पढ़ते हो, ठीक बात है, आपके सिलेबस में है। परंतु अगर ये साइन आई है और ये यहाँ साइन आर है, अगर मान लीजिए साइन आई अपॉन में साइन आर ये आ रहा है, मान लीजिए साइन आपका आ रहा है 48 और ये आ रहा है साइन 27, तो बच्चे कहते हैं सर ये अगर हम माप लेते हैं, ये एंगल मान लीजिए 48 है और ये 27 है, तो ये वैल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये एक नियम है, ये याद करने वाला है, परंतु मैं तरीका बताऊंगा आपको कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये है, ये दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है। इसके लिए बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि इस इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर मान करके और आपने क्या करना है कि यहां तक का कोई बढ़िया सा रेडियस आप सेलेक्ट करें, यहां तक का मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। ऐसे आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है कोई भी रेडियस लेकर के, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि इससे बड़ा नहीं लेना है। अब यहां ये इंसिडेंट रे जहां इसको टच कर रही है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो आप। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ऐसे ही यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। अब इस परपेंडिकुलर की दूरी मान लीजिए ये x है और ये वाली दूरी मान लीजिए आपकी क्या है, y है, ये वाली इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप बड़े आसानी से x अपॉन में y करके भी आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। 10th में बड़ा आसान तरीका है ये। अगर आपको 48, 27 की वैल्यू नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये नियम है, आपको याद करना है। और प्रैक्टिकली अगर आपको निकालना है म्यू, तो आप x अपॉन में y करके आसानी से निकाल सकते हो। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो काम की चीज़ है, जो एग्जाम में ज़्यादा आती है, वो इसमें जो आप लेंस पढ़ते हो, कनकेव और कन्वेक्स, दो प्रकार के आप लेंस पढ़ते हो। सीधी सी बात है, रिवीजन फेज है तो आपको मालूम है, ये है आपका कन्वेक्स और ये इस टाइप का लेंस जो है वो है कनकेव, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब वही बातें जैसे आपको पता है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसके बारे में हम बात ज़्यादा करेंगे इसमें, कि ये मान लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस है, तो इस पर इमेज कैसे बनेंगे उसके बारे में चर्चा करता हूं कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब ये जो मुड़ाव है, ये जो कर्व है, इसका सेंटर यहां होगा और यहां से यहां तक की दूरी बीच की f कहलाती है। ऐसे इधर भी होगा, जैसे ये वाला है, ऐसे करेंगे तो इसका सेंटर मान लीजिए ये C2 मान लेता हूं, ये C1 है, ये F1 है और यह इसके बीच का F2 है। अब इसमें भी इमेज बनेंगे, ये माइंड में रखना है, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है वो अगर आपके माइंड में है तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल तो आपको उसका डायग्राम माइंड में बैठ जाएगा कि यहाँ बता रहा है फोकस ये है, पोजीशन ये है। फिर पोजीशन के आधार पर आपने 6 पोजीशन माइंड में रखनी है कि यहाँ पर इमेज बनेगा या यहाँ बनेगा। तो कई बार तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी वो कहेगा ड्रा द रे डायग्राम आल्सो, तो मैं तो कहता हूँ रे डायग्राम हर एक क्वेश्चन में आप ड्रा करने की कोशिश करें। वैसे रफली आप करके देखें, समझें उसको। तो इसके नियम क्या है कि पहले जो पैरेलल रे आती है, नियम बहुत आसान से है, जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से गुजरती है। ये रूल फर्स्ट है, R1। अब दूसरी मान लीजिए जो फोकस से आ रही है वो मान लीजिए कोई फोकस पे आई है, जैसे ये फोकस पे आ रही है, ये उल्टा कर लीजिए ना, जैसे इधर से मान लीजिए फोकस से गई, ये फोकस से गई, ये फोकस से गई, फोकस से गई, वो पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। और देखो जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने देखा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है,
ठीक है ना। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये देखो, ये सीधी ही जाएगी, इसमें कोई भी मोड़ तोड़ नहीं है, इसमें आपके कोई भी मोड़ तोड़ आपके नहीं होगा, ये आपने देखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो, इसको आप तीसरा नंबर दे दीजिए, ये रूल है थर्ड। तो आपने देखा पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, सीधी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, इसकी जो सीधी आ रही है, पैरेलल आ रही है, वो इस लेंस में से निकलने के बाद कहाँ से आती है, आपके फोकस से, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये जो फोकस से आई वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तीसरा क्या है कि जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी ही जाएगी, ठीक है ना। ये तीन बातें दिमाग में रखो, ये आपके रूल हैं। अब रूल के आधार पर इमेज कैसे कैसे बनाने हैं वो आपको 6 पोजीशन बताता हूँ, और आज मिरर फार्मूले तक आपको ले जाऊंगा ताकि आप कर सकें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन ये आपकी ऐसे, ये है मान लीजिए आपका F और ये है C। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका F और O के बीच में है, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बताने जा रहा हूं, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, और ये बहुत काम की चीज है। तो देखिए जो इसमें पैरेलल रे आ रही है, ये पैरेलल रे है, ये कहां से गुजरनी चाहिए बताइए, ये कहां से गुजरनी चाहिए थी, ये आपकी फोकस से गुजरनी चाहिए, ठीक है साहब। अब देखो मैं फोकस से गुजार देता हूं इसको, ये गुजार दी है। अब दूसरी जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो आप देखेंगे कि जो सेकंड में आप देख रहे हैं कि एक रे और चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज कहाँ बनता है, जहां दो रे मिले या मिलती हुई दिखाई दे। अब एक यहां से मान लीजिए मैं करता हूं, ये ऑप्टिकल किया तो फोकस इधर रह गया, अब ये बीच में ऑब्जेक्ट है, तो यहां से मैं ऐसे ला रहा हूं। अब आप समझदार बच्चे हैं, ये दो रे आ रही हैं इधर, इधर तो फैलती जा रही है ना, तो इधर तो मिलने वाली नहीं है ये, तो अब ये किधर मिलेंगी, आप देखेंगे कि ये जब हम पीछे इनको ले जाएंगे ऐसे करते हुए, ऐसे समझ जाइए आप, तो सपोज कीजिए यहां मिलती है, ये आपका था A और B, ये ऑब्जेक्ट था, और ये आपका मिला इमेज A और ये B। तो आपने देखा A डैश B डैश कर लो, तो आपने देखा A डैश B डैश बहुत बड़ा बना है AB से, ये बड़ा ही देखो डॉटेड करके बनाया है ना, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट। और आप क्या देख रहे हैं, इसका साइज भी बड़ा है, लार्जर है, और जिधर ऑब्जेक्ट था, देखो इधर ऑब्जेक्ट है इधर, तो उधर ही है, तो आप लिख सकते हो कि ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में, क्योंकि ये साइड और ये साइड दो साइड है, तो जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही ये इमेज बना है। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो भी आप कई बार लेंस लगाते हो ऐसे देखते हो बड़ा करके, तो जब आपका, आप देखो इधर देख रहे हो ना, तो ये यहाँ आपकी आंख होगी, ये ध्यान रखिए कि आपकी आंख यहाँ है, यहाँ से आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से। तो जैसे ये आपका लेंस है, आपने ये लेंस ऐसे लगाया, अब ये जो मेरा हाथ है ये ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ऐसे इसको देखेंगे तो आपको बड़ा साइज दिखाई देगा। आपने कन्वेक्स लेंस है, मैं कन्वेक्स लेंस भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें आप देखते हैं चीज़ बड़ी दिखाई देती है।
तो छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, जैसे मैंने लगा रखा नीचे ये कन्वेक्स लेंस है, तो पास की चीज़ ऐसे बड़ी मुझे दिखाई देती है। आपने आई डिफेक्ट में पढ़ रखा है कि जब आपको पास का नहीं दिखाई देता साफ, तो आप कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस की ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। घड़ी साज जो घड़ियों के पुर्जे ठीक करते हैं, पास से देखते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पामिस्ट होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ, हाथ की लाइनें देखते हैं, वो इसको भी यूज़ करते हैं। और आपके जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी यही लेंस इस्तेमाल होता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक पोजीशन है। इसके बाद की जो पोजीशन है वो बड़ी आसान है। आप देखिए सेकंड पोजीशन में बहुत आसान है। आगे तो ये आपका O है, ये मान लीजिए F है, और ये आपका C है। तो पहली पोजीशन जो आपने करी है वो आपकी F पर थी। तो फर्स्ट पोजीशन जो F और O के बीच में आपने ली है, ये क्या थी? F बिटवीन F एंड O, ये आपने ली थी। अब आपने क्या लेनी है? दूसरी है कि आपकी F पर हो। दूसरी पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया आपने? यहाँ रख दिया। इमेज बनाना है, वही पैरेलल लाइन जाएगी। पैरेलल लाइन जाएगी, इधर फोकस है, इस फोकस से निकलेगी, ये गई। अब ये इधर गई, ये ऐसे। अब बताइए ये पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये पैरेलल लाइनें कहाँ मिलती हैं? बताओ। पैरेलल लाइन मिलती है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर मिलती है? जैसे रेल की पटरी को हम देखते हैं तो आगे जाके ऐसा लगता है वो कहीं मिल रही हैं, जबकि मिल नहीं रही होती है, पर प्रतीत होती हैं। तो यही आपने देखा कि ये आगे जाके यहाँ मिल रही है, मान लीजिए बहुत दूर जाके मिल रही हैं। तो इसमें जो आपकी नेचर होगी इमेज की, वो क्या होगी? बियॉन्ड 2F है, और लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, और रियल और इन्वर्टेड। ये इधर जाकर के मान लीजिए कहाँ जाके बनता है, तो ये आपका रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, और लार्जर भी है। देखिए क्योंकि ये ऐसे जाएगा तो इस लाइन से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, लार्जर मिलेगा, आपने देखना है। अब ऐसे ही अब मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। केस थर्ड में देखिए। अब बेटा मैं आपको केस जो है ना, जैसे फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड और फोर्थ, अब ये वाला केस बना रहा हूं। F1 और F2 के बीच अगर मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो पैरेलल आएगी यहाँ आएगी, और इससे ये पास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। अब ये दूसरी कहाँ से जाएगी? देखो, दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक ये, और आपका इमेज यहाँ बना। तो आप देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। बड़ा बन रहा है, और ये बियॉन्ड C बन रहा है। और बात वो सब में लिखनी है, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लार्जर, बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा देता हूं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका अब चला गया है C पर, ये तो ये रे तो वही रहेगी, फर्क पड़ता है तो ये सेकंड रे पे पड़ता है, ये वाला, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये 2F बोल दो या F2 बोल दो, इससे डबल है, यहां से है तो ये रे वही सीधी जाएगी, किससे? O से। O से जाने के बाद ये यहां मिली है, तो ये देखो ये जो C था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पोजीशन, कि जिस साइज का ये है इसी साइज का ये बनता है। थोड़ा सा ये टेढ़ा है, हाथ से मैंने बनाया है, तो इसको आप थोड़ा सीधा कर लें, स्केल यूज़ कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसको भी आप थोड़ा सा देखिए, ये F1 है और ये सीधा बन गया, तो यहीं आपका A' B' बना है, और ये A और ये B की इमेज बन गया। तो यहाँ आपने क्या देखा है? रियल इन्वर्टेड सेम साइज, यहाँ आपने लिख देना है सेम साइज। अब इससे आगे देखो, ये बहुत बढ़िया केस पढ़ा आपने कि जब ये देखो, जब यहाँ था ऑब्जेक्ट तो इमेज बड़ा बन रहा था, F और O के बीच में था तो इधर था, देखो
फिर जब आप एफ पे आए तो इन्फिनिटी पे बना, बहुत दूर बना, बड़ा बना, परंतु जैसे जैसे आप इधर सरकते हो तो ये इमेज भी इधर सरकता है, और जैसे आप इस पे आए 2f पर आए तो आपका इमेज भी यहाँ आ गया। तो ये जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे इमेज बना, इक्वल साइज का बना। अब क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट इधर सरकेगा तो ये जब इधर आएगा तो साइज छोटा होगा, साइज क्या होगा, छोटा होने लगेगा। तो देखिए यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, माइंड में बैठा लीजिए कि अब देखिए क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं और आगे ले जा रहा हूं, यानी कि बियॉन्ड सी, ये आपका सी पॉइंट है, इस सी से आगे ले गया। मान लीजिए मैं इसको यहां ले आता, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले आया। अब यहां से ये तो जाएगी एक रे, तो अब ये वाली आपके पास एक बड़ा स्केल हो तो आप उससे कर सकते हो, बड़ा अच्छा बनता है। सीधी लाइन खींचनी है और ये यहां आ गई और ये यहां। अब पहले ये f था, ये आपका c है या 2f है, इमेज यहां बन गया। अब देखिए इससे छोटा हो गया इमेज, इससे छोटा ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये a डैश b डैश इसका इमेज है, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज नहीं है, स्मॉलर साइज, स्मॉलर हो गया अभी, ठीक है ना। अब हम और इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे देखो सी से बाद इन्फिनिटी हो गया। अब अगर इन्फिनिटी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से जो रे आएंगी वो आपको पैरेलल लगेंगी। कैसे लगेंगी, पैरेलल। अब पैरेलल रे जो आएंगी आपको मालूम है ये आकर के एफ पर और ये भी यहां, मतलब ये जो सीधी आ रही है ये आपको लगभग फोकस के पास, यानी कि जब इमेज बनेगा तो वो फोकस के पास बनेगा इन्फिनिटी वाला, या फोकस पर भी बन सकता है, ये यहां पर। तो ये आपने क्या देखा, साइज छोटा होने लगा था, तो ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी, तो साइज क्या हो गया, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट कह लीजिए, छोटा, स्मॉलेस्ट साइज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, रियल और इन्वर्टेड है। तो ये मैंने केस बेटा आपसे डिस्कस कर दिए हैं, 6 केसेस हैं, इनको आप देखें, क्वेश्चन में भी पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। अब इसमें साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बारे में मैं बताता हूं। अब मैं बेटा बता रहा हूं जो आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें वही साइन कन्वेंशन, कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है। तो देखो जैसे ग्राफ में होता है, इधर क्या होता है, x आपका प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, बता रखा है मैंने पहले वाले वीडियो में भी, ये y प्लस और ये y माइनस। अब मान लीजिए आपने यहां पर लेंस रखा है कन्वेक्स लेंस, इस तरीके से समझिए। अब ये x एक्सिस आपकी एज ए प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पर जैसे भी मान लीजिए ये f1 है, ये f2 है, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हो कि जितनी भी पैरेलल रेज यहां आती हैं वो यहां फोकस पे इकट्ठी होती है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये इस साइड में है तो ये फोकल लेंथ जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, हो गई। मैंने बता रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। और इधर आप देख रहे थे, एक केस में आपका इधर गया था, हाइट जो था पहले वाले केस में वो हाइट ऑफ द इमेज था, वो केवल आपने पॉजिटिव लेना है, वर्चुअल और डायरेक्ट था। परंतु इधर जितने भी इमेज इस साइड में बनते जा रहे थे वो नीचे बन रहे थे, बड़े बन रहे थे, फिर छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए, फिर फोकस पे आपने देखा था बहुत छोटा हो गया था। तो ये केसेस जो आपने पढ़े हैं, तो साइज जो है हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना। फोकस आपने पॉजिटिव, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप यू से डिनोट करते हो वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर में हो चाहे वो लेंस में हो, ठीक है ना। तो ये मैंने साइन कन्वेंशन का फिर से जिक्र कर दिया है
इधर ये पोजीशन जो V है, इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ इसकी पोजीशन जो V है ये आपकी पॉजिटिव है। तो इस साइन कन्वेंशन के आधार पर बेटा आपको आज लेंस फार्मूले से जुड़े हुए न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अब लेंस फार्मूला मैंने जिक्र किया था पहले भी कि लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में L है तो यहां पर लेस है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन में HI/HO होता है, और ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ खाली V/U आएगा, ठीक है ना। तो इस लेंस फार्मूले में जो आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनमें से वैल्यूज लेते जाओ। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल मैं इसमें से उठाता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्लस लिया क्या माइनस लिया, वो आप इसमें देखेंगे कि देखो एक कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की अभी आपने देखी कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ इस साइड में है क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आई यहाँ मिली है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ है, तो ये पॉजिटिव है। फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो इस सवाल में जो है फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, इसने दी है इफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस ले लिया, ठीक है ना। और जो है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, एक दीवार से। मान लीजिए इमेज इधर बनेगा, देखो ये है, तो इधर दीवार है, इस साइड में दीवार है, तो दीवार पर क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। तो उसने इमेज की डिस्टेंस दी है, यानी कि V दिया है। V इस साइड में है, देखो ये दीवार है, क्योंकि इधर से आकर के इमेज तो यहाँ बनना है, तो इस साइड में पॉजिटिव है, तो V आपका पॉजिटिव है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट तो आपको इधर रखना होगा कहीं ना कहीं, तो ये वाली दूरी है, ये U है, और मैंने कहा U हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपने U निकालना है। आपने क्या करना है, U निकालना है। तो आपने लेंस फार्मूला लगाया, 1/f ये लिख रखा है इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, 1/12 और माइनस 1/u। तो जब यहां से आप देखते हैं कि ये 1/u आप इधर ले आओ, 1/12 प्लस 1/10, तो ये जब आपका हो जाएगा, देखिए 1/v माइनस 1/u। अब इसमें 10 जो है, देखो ये आपने लेंस का फार्मूला जो आपने लगाया, तो 1/12 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना। तो यहां से जब आप v की ये निकालोगे वैल्यू, तो 1/12 माइनस, देखो ये जो चीज थी 1/10, 1/12 v माइनस उल्टा करके आप शायद इसको देखो ठीक कर लो, ये यहां से लेंस फार्मूला यही है। तो इसमें क्या क्या है, 1/v, v क्या है आपका, ये 12 है, माइनस 1/u ये इधर आ गया, और ये 1/f, f यहाँ 10 है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करते हैं, इसमें से ये 1/u इधर ले आओगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये तो प्लस का हो गया। अब ये 1/12 ये है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/10। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 12 और 10, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 60, इसका एलसीएम कितना जाएगा 60, तो 1/u, 12 पंजू 60, तो 5 और 10 6 जाइए, तो आपका आ गया माइनस 1/60। तो यहां से आपका u बेटा आया है माइनस 60, यानी कि लेंस के आगे ये 60 सेंटीमीटर पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है।
ताकि उसका इमेज दीवार पर बन जाए। और वो 12 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, इस लेंस से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये 12 जो 12 है ये प्लस का लिया था, फोकल प्लस की है। अब यू मेरा क्या आना चाहिए, वैसे मुझे पता था कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा चाहे मिरर में हो लेंस में हो नेगेटिव आएगी। तो देखो मेरी नेगेटिव आई है ये सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने आज ये आपको रिवाइज करवा दिया है, अच्छे बच्चे हैं आप। तो और न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो आप करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप काम कर रहे हो, क्योंकि समस्या आती है, ठीक है ना। तो आप लगे रहें, शाबाश।